अध्याय 28। निष्कर्ष। जेन को देखते ही हर किसी के मुंह से राहत और खुशी की चीखें फूट पड़ीं, और जैसे ही टार्जन की कार दूसरी कार के पास रुकी, प्रोफेसर पोर्टर ने अपनी बेटी को अपनी बाहों में ले लिया। एक क्षण के लिए किसी ने टार्जन पर ध्यान नहीं दिया, वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था। क्लेटन को सबसे पहले याद आया और उसने मुड़कर अपना हाथ आगे बढ़ाया। हम आपका कैसे शुक्रिया अदा कर सकते हैं? उसने कहा, आपने हम सभी को बचाया है। आपने मुझे कॉटेज में नाम से बुलाया था, लेकिन मुझे आपका नाम याद नहीं है, हालांकि आप में कुछ बहुत ही परिचितता है। ऐसा लगता है जैसे मैं आपको बहुत पहले से बहुत अलग परिस्थितियों में अच्छी तरह से जानता था। टार्जन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, महाशय क्लेटन, उन्होंने फ्रेंच में कहा। अगर मैं आपसे अंग्रेजी में बात नहीं करूं तो आप मुझे माफ़ करेंगे। मैं अभी इसे सीख रहा हूं, और हालांकि मैं इसे काफ़ी अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन मैं इसे बहुत खराब तरीके से बोलता हूं। लेकिन आप कौन हैं? क्लेटन ने जोर देकर पूछा। इस बार वह खुद फ्रेंच में बोल रहा था। वानरों का टार्जन। क्लेटन आश्चर्यचकित होकर पीछे हट गया। हे भगवान, वह बोला, ये सच है। और प्रोफेसर पोर्टर और मिस्टर फिलिंडर ने क्लेटन के धन्यवाद में अपना धन्यवाद जोड़ने के लिए आगे बढ़े, तथा अपने जंगली दोस्त को उसके जंगली घर से इतनी दूर देखकर अपना आश्चर्य और खुशी व्यक्त की। अब पार्टी एक छोटे से होटल में पहुंची, जहां क्लेटन ने जल्द ही उनके मनोरंजन की व्यवस्था कर दी। वे छोटे से, घुटन भरे कमरे में बैठे थे, तभी दूर से आती एक कार की आवाज ने उनका ध्यान खींचा। श्री फिलिंडर, जो खिड़की के पास बैठे थे, ने बाहर देखा। जैसे ही कार सामने आई, अंततः वह अन्य गाड़ियों के पास रुक गई। भगवान मुझे आशीर्वाद दे, मी, फिलिंडर ने कहा, उनके स्वर में झुंझलाहट की झलक थी। यह मी कैनला है। मुझे उम्मीद थी, मैंने सोचा था या हम कितने खुश होंगे कि वह आग में नहीं फंसे, उन्होंने लंगड़ाते हुए कहा। अरे, मी, फिलिंडर, प्रोफेसर पोर्टर ने कहा। अरे, मैंने अपने विद्यार्थियों को अक्सर बोलने से पहले 10 गिनने की सलाह दी है। अगर मैं आप होता, मी, फिलिंडर, तो मुझे कम से कम 1000 गिनना चाहिए, और फिर चुपचाप चुप रहना चाहिए। हाँ, भगवान मुझे आशीर्वाद दें, मिस्टर फिलिंडर ने सहमति जताते हुए कहा। लेकिन उसके साथ पादरी जैसा दिखने वाला सज्जन कौन है? जेन का चेहरा पीला पड़ गया। क्लेटन अपनी कुर्सी पर बेचैनी से हिल रहा था। प्रोफेसर पोर्टर ने घबराकर अपना चश्मा उतारा और उस पर सांस ली, लेकिन बिना पूछे उसे अपनी नाक पर लगा लिया। सर्वव्यापी एस्मेरल्डा ने बड़बड़ाया। केवल टार्जन को ही समझ नहीं आया। कुछ देर बाद रॉबर्ट कैनला कमरे में घुस आया। भगवान का शुक्र है, वह रोया। मुझे सबसे बुरा होने का डर था, जब तक कि मैंने तुम्हारी कार नहीं देखी, क्लेटन। मैं दक्षिण की सड़क पर कट गया था और मुझे वापस शहर जाना था, और फिर इस सड़क पर पूर्व की ओर मुड़ना था। मुझे लगा कि हम कभी कॉटेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। कोई भी ज्यादा उत्साहित नहीं था। टार्जन ने रॉबर्ट कैनला को उसी तरह देखा जैसे सबोर अपने शिकार को देखती है। जेन ने उसकी ओर देखा और घबराकर खांसने लगी। मिस्टर कैनला, उसने कहा, यह मॉन्सियूर टार्जन है, मेरे पुराने मित्र। कैनला ने मुड़कर अपना हाथ आगे बढ़ाया। टार्जन उठा और झुका, जैसा कि सिर्फ अर्नोट ही किसी सज्जन को सिखा सकता था, लेकिन उसने कैनला का हाथ नहीं देखा। नहीं, कैनला को इस चूक का पता चला। ये रिवरेंड मिस्टर टॉसले हैं, जेन, कैनला ने अपने पीछे खड़े पादरियों की टोली की ओर मुड़ते हुए कहा। मिस्टर टॉसले, मिस पोर्टर। श्री टूसली ने सिर झुकाया और मुस्कुराए। कैनला ने उनका परिचय अन्य लोगों से कराया। हम समारोह तुरंत कर सकते हैं, जेन, कैनला ने कहा। फिर तुम और मैं शहर में आधी रात की ट्रेन पकड़ सकते हैं। टार्जन को तुरंत ही योजना समझ में आ गई। उसने आधी बंद आंखों से जेन की तरफ देखा, लेकिन वह हिला नहीं। लड़की झिझकी। कमरे में तनावपूर्ण शांति छा गई। सभी की निगाहें जेन की ओर लगी थीं, उसके उत्तर की प्रतीक्षा में। क्या हम कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकते? उसने पूछा। मैं पूरी तरह से बेचैन हूँ। आज मैंने बहुत कुछ झेला है। कैनला को पार्टी के हर सदस्य की दुश्मनी का एहसास।
हुआ। इससे वह क्रोधित हो गया। हम उतने ही समय तक प्रतीक्षा कर चुके हैं जितना मैं करना चाहता था, उसने कठोरता से कहा। तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया है। अब मेरे साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। मेरे पास लाइसेंस है और यहाँ उपदेशक है। मी टोसली आओ, जेन आओ। बहुत सारे गवाह हैं, पर्याप्त से भी अधिक, उसने अप्रिय स्वर में कहा, और जेन पोर्टर का हाथ पकड़कर वो उसे प्रतीक्षारत पादरी की ओर ले जाने लगा। लेकिन अभी उसने एक भी कदम बढ़ाया ही था कि एक भारी हाथ ने उसकी बांह पर इस्पात की तरह पकड़ बना ली। एक और हाथ उसके गले पर पड़ा और एक क्षण में वह फर्श से ऊपर तक हिलने लगा, जैसे कोई बिल्ली चूहे को हिलाती है। जेन भयभीत होकर टार्जन की ओर मुड़ी, और जब उसने उसके चेहरे की ओर देखा तो उसने उसके माथे पर लाल रंग की पट्टी देखी जिसे उसने उस दिन बहुत दूर अफ्रीका में देखा था, जब वानरों के टार्जन ने महान मानव टेरकोस के साथ प्राणघातक युद्ध में भाग लिया था। वह जानती थी कि उस क्रूर हृदय में हत्या छिपी है, और वह भय से चीखते हुए आगे बढ़ी और उस बंदर आदमी से विनती की। लेकिन उसे कैनला से ज्यादा टार्जन का डर था। उसे एहसास हुआ कि न्याय के तहत हत्यारे को कठोर दंड दिया जाता है। हालांकि इससे पहले कि वह उन तक पहुंच पाती, क्लेटन टार्जन की तरफ कूद पड़ा और कैनला को उसकी पकड़ से खींचने का प्रयास किया। एक शक्तिशाली भुजा के एक ही झटके से अंग्रेज को कमरे के पार फेंक दिया गया, और फिर जेन ने अपना दृढ़ सफेद हाथ टार्जन की कलाई पर रखा और उसकी आंखों में देखा। मेरे लिए, उसने कहा। कैनला के गले पर से पकड़ ढीली हो गई। टार्जन ने अपने सामने के खूबसूरत चेहरे को देखा। क्या आप चाहते हैं कि यह जीवित रहे? उसने आश्चर्य से पूछा। मैं नहीं चाहती कि वह तुम्हारे हाथों मर जाए, मेरे दोस्त, उसने जवाब दिया। मैं नहीं चाहती कि तुम हत्यारा बन जाओ। टार्जन ने कैनला के गले से अपना हाथ हटा लिया। क्या तुम उसे उसके वादे से मुक्त करोगे? उसने पूछा। ये तुम्हारे जीवन की कीमत है। कैनला ने सांस फूलते हुए सिर हिलाया। क्या तुम चले जाओगे और उसके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करोगे? आदमी ने फिर अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा उस मौत के डर से विकृत हो गया था जो उसके बहुत करीब थी। टार्जन ने उसे छोड़ दिया और कैनला लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। अगले ही पल वह चला गया और उसके साथ आतंकित उपदेशक भी चला गया। टार्जन जेन की ओर मुड़ा। उन्होंने कहा, क्या मैं आपसे कुछ देर अकेले में बात कर सकता हूँ? लड़की ने सिर हिलाया और छोटे से होटल के सनकरे बरामदे की ओर जाने वाले दरवाजे की ओर चल पड़ी। वह टार्जन का इंतजार करने के लिए बाहर निकल गई और इसलिए उसके बाद होने वाली बातचीत नहीं सुन पाई। रुको, प्रोफेसर पोर्टर चिल्लाया जब टार्जन उनका पीछा करने वाला था। पिछले कुछ मिनटों में घटित तीव्र घटनाक्रम से प्रोफेसर आश्चर्य से स्तब्ध रह गए थे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सर, मैं उन घटनाओं का स्पष्टीकरण चाहूंगा जो अभी अभी घटित हुई हैं। सर, आपने किस अधिकार से मेरी बेटी और मिस्टर कैनला के बीच हस्तक्षेप किया? मैंने उसे उसका हाथ देने का वादा किया था, सर, और हमारी व्यक्तिगत पसंद या नापसंद के बावजूद, सर, उस वादे को निभाया जाना चाहिए। मैंने हस्तक्षेप किया, प्रोफेसर पोर्टर, टार्जन ने जवाब दिया, क्योंकि आपकी बेटी मिस्टर कैनला से प्यार नहीं करती है, वो उनसे शादी नहीं करना चाहती है। मेरे लिए इतना जानना ही काफ़ी है। प्रोफेसर पोर्टर ने कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है। अब वो निस्संदेह उससे शादी करने से इनकार कर देगा। वो निश्चित रूप से ऐसा करेगा, टार्जन ने जोर देकर कहा। और आगे, टार्जन ने कहा, प्रोफेसर पोर्टर, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके गौरव को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि आप घर पहुंचते ही कैनला के व्यक्ति को उसका बकाया चुकाने में सक्षम होंगे। अरे अरे, सर, प्रोफेसर पोर्टर ने कहा, आपका क्या मतलब है, सर? टार्जन ने कहा, आपका खजाना मिल गया है। क्या क्या कह रहे हो तुम? प्रोफेसर चिल्लाया, तुम पागल हो, यार, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये सच है। मैंने ही इसे चुराया था, न तो मुझे इसका मूल्य पता था और न ही ये किसका था। मैंने नाविकों को इसे दफनाते देखा और, बंदर की तरह, मुझे इसे खोदकर कहीं और दफनाना पड़ा। जब डी अर्नोट ने मुझे बताया कि यह क्या था और आपके लिए इसका क्या मतलब है तो मैं जंगल में वापस आया और इसे वापस पाया। इसने इतने अपराध,
पीड़ा और दुख का कारण बना था कि डी अर्नोट ने सोचा कि खजाने को यहाँ लाने का प्रयास न करना ही बेहतर होगा, जैसा कि मेरा इरादा था, इसलिए मैं इसके बजाय एक क्रेडिट लेटर लाया हूँ। ये रहा। प्रोफेसर पोर्टर और टार्जन ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और उसे चकित प्रोफेसर को थमा दिया। 240 $1000। इस खजाने का विशेषज्ञों द्वारा बहुत सावधानी से मूल्यांकन किया गया था, लेकिन कहीं आपके मन में कोई सवाल न उठ जाए, डी अर्नोट ने खुद इसे खरीदा है और आपके लिए इसे अपने पास रख रहा है, अगर आप क्रेडिट के बजाय खजाना पसंद करते हैं। प्रोफेसर पोर्टर ने कांपती हुई आवाज में कहा, सर, हम पर पहले से ही बहुत ज्यादा दायित्व है और अब ये सबसे बड़ी सेवा भी जुड़ गई है। आपने मुझे अपना सम्मान बचाने का जरिया दिया है। क्लेटन, जो कनाडा के कुछ देर बाद कमरे से बाहर चला गया था, अब वापस आ गया। माफ करें, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमें अंधेरा होने से पहले शहर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए और इस जंगल से निकलने वाली पहली ट्रेन पकड़ लेनी चाहिए। एक स्थानीय निवासी अभी अभी उत्तर दिशा से आया है, जिसने बताया है कि आग धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ रही है। इस घोषणा से आगे की बातचीत रुक गई और पूरा दल प्रतीक्षा कर रही गाड़ियों की ओर चला गया। क्लेटन, प्रोफेसर जेन और एस्मेरिल्डा के साथ क्लेटन की कार में बैठ गए, जबकि टार्जन मिस्टर फिलिंडर को अपने साथ ले गया। भगवान मुझे आशीर्वाद दें, मी, फिलिंडर ने कहा, जैसे ही कार क्लेटन के पीछे चली गई। किसने कभी सोचा था कि यह संभव है? पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, तो तुम एक असली जंगली आदमी थे, जो उष्णकटिबंधीय अफ्रीकी जंगल की शाखाओं के बीच उछल-कूद कर रहे थे, और अब तुम मुझे एक फ्रांसीसी ऑटोमोबाइल में विस्कॉन्सिन की सड़क पर ले जा रहे हो। भगवान मुझे आशीर्वाद दें, लेकिन ये सबसे उल्लेखनीय है। हाँ, टार्जन ने सहमति जताई और फिर, एक विराम के बाद, मिस्टर फिलिंडर, क्या आपको उस अफ्रीकी जंगल के पास मेरे केबिन में मिले 3 कंकालों की खोज और दफन के बारे में कुछ याद है? बहुत स्पष्ट रूप से, सर, बहुत स्पष्ट रूप से, श्री फिलिंडर ने उत्तर दिया। क्या इनमें से किसी कंकाल में कोई अनोखी बात थी? मिस्टर फिलिंडर ने टार्जन को गौर से देखा। तुम क्यों पूछ रहे हो? ये जानना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, टार्जन ने जवाब दिया। तुम्हारा जवाब एक रहस्य को सुलझा सकता है। किसी भी हालत में, इसे अभी भी रहस्य ही रहने देना, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। मैं पिछले 2 महीनों से उन कंकालों के बारे में एक सिद्धांत पर विचार कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ज्ञान के अनुसार मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुमने जो 3 कंकाल दफनाए थे वे सभी मानव कंकाल थे? नहीं, श्री फिलिंडर ने कहा, सबसे छोटा जो पालने में मिला था, वह एक मानवरूपी बंदर का कंकाल था। धन्यवाद, टार्जन ने कहा। आगे की कार में जेन तेजी से सोच रही थी। उसे पता था कि टार्जन ने उससे किस उद्देश्य से कुछ बातें पूछी थीं, और वह जानती थी कि उसे बहुत जल्द ही उसे जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे टाला जा सके, और न जाने कैसे इसी विचार ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह सचमुच उससे डरती नहीं थी, और क्या वह वहां प्रेम कर सकती थी जहां उसे डर लगता था। उसे उस जादू का एहसास हुआ जो उस दूर जंगल की गहराइयों में उस पर था, लेकिन अब विस्कॉन्सिन में जादू का कोई जादू नहीं था। नहीं, उस बेदाग युवा फ्रांसीसी ने उसके अंदर की आदिम स्त्री को आकर्षित किया, जैसा कि दृढ़ वन देवता ने किया था। क्या वह उससे प्यार करती थी? अब उसे नहीं पता था। उसने अपनी आंखों के कोने से क्लेटन की ओर देखा। क्या यहाँ एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसी माहौल में प्रशिक्षित हुआ था जिसमें वह प्रशिक्षित हुई थी? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सामाजिक स्थिति और संस्कृति वैसी थी जिसे उसने अनुकूल संगति के लिए सबसे जरूरी माना था। क्या उसका सर्वोत्तम निर्णय इस युवा अंग्रेज कुलीन पुरुष की ओर नहीं था, जिसके प्रेम के बारे में वह जानती थी कि एक सभ्य महिला को उसके लिए एक तर्कसंगत जीवन साथी की तरह लालायित होना चाहिए? क्या वह क्लेटन से प्यार कर सकती थी? उसे कोई कारण नहीं दिख रहा था कि वह ऐसा क्यों नहीं कर सकती। जेन स्वभाव से ही ठंडे दिमाग से गणना करने वाली नहीं थी, लेकिन प्रशिक्षण, पर्यावरण और आनुवंशिकता ने मिलकर उसे दिल के मामलों में भी तर्क करना सिखाया था। दूर अफ्रीकी जंगल में जब उस युवा दैत्य की विशाल भुजाएं उसके चारों ओर थीं, और आज विस्कॉन्सिन के जंगलों में भी,
वह उसकी शक्ति से अभिभूत हो गई थी, तो उसे लगा कि यह सब उसके अस्थायी मानसिक प्रत्यावर्तन के कारण हुआ था, उसके स्वभाव में आदिम स्त्री के प्रति आदिम पुरुष के मनोवैज्ञानिक आकर्षण के कारण। उसने तर्क किया कि अगर वह उसे फिर कभी नहीं छुएगा, तो वह कभी भी उसके प्रति आकर्षित महसूस नहीं करेगी। तब वह उससे प्यार नहीं करती थी। यह एक क्षणिक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं था, जो उत्तेजना और व्यक्तिगत संपर्क से प्रेरित था। यदि वो उससे विवाह करती है तो उनके भावी संबंधों में हमेशा उत्साह नहीं रहेगा, तथा व्यक्तिगत संपर्क की शक्ति अंततः परिचय के कारण फीकी पड़ जाएगी। उसने फिर से क्लेटन की तरफ देखा। वह बहुत सुंदर था और हर तरह से सज्जन व्यक्ति था। उसे ऐसे पति पर बहुत गर्व होना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा, 1 मिनट पहले या 1 मिनट बाद में बोलने से तीनों के जीवन में बहुत बड़ा अंतर आ सकता था, लेकिन संयोग ने दखल दिया और क्लेटन को मनोवैज्ञानिक क्षण का संकेत दे दिया। अब तुम आज़ाद हो, जेन, उसने कहा। क्या तुम हाँ नहीं कहोगी? मैं तुम्हें बहुत खुश करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। हाँ, उसने फुसफुसाकर कहा। उस शाम स्टेशन के छोटे से प्रतीक्षा कक्ष में टार्ज़न ने एक क्षण के लिए जेन को अकेले में पकड़ लिया। अब तुम आज़ाद हो, जेन, उसने कहा, और मैं तुम्हें पाने के लिए आदिम मनुष्य की खो से दूर और धुंधले अतीत से आया हूँ। तुम्हारी खातिर मैं एक सभ्य इंसान बन गया हूँ। तुम्हारी खातिर मैंने महासागरों और महाद्वीपों को पार किया है। तुम्हारी खातिर मैं वही बनूंगा जो तुम मुझे बनना चाहोगी। मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ, जेन, उस जीवन में जिसे तुम जानती हो और जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पहली बार उसे उस आदमी के प्यार की गहराई का एहसास हुआ, जो उसने इतने कम समय में सिर्फ उसके प्यार के लिए किया था। अपना सिर घुमाकर उसने अपना चेहरा अपनी बाहों में छिपा लिया। उसने क्या किया था? क्योंकि उसे डर था कि वह इस दानव की दलीलों के आगे झुक जाएगी, उसने अपने पीछे के पुल जला लिए थे, इस निराधार आशंका में कि वह एक भयानक गलती कर सकती है। उसने उससे भी बदतर गलती कर दी थी। और फिर उसने उसे सब कुछ बता दिया, उसे एक एक शब्द सच बता दिया, बिना खुद को बचाने या अपनी गलती को माफ करने की कोशिश किए। हम क्या कर सकते हैं? उसने पूछा। तुमने स्वीकार किया है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उस समाज की नैतिकता को नहीं जानता जिसके द्वारा तुम शासित होते हो। मैं निर्णय तुम पर छोड़ता हूँ, क्योंकि तुम ही सबसे अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा अंतिम कल्याण क्या होगा। मैं उसे नहीं बता सकती, टार्ज़न, उसने कहा। वो भी मुझसे प्यार करता है और वह एक अच्छा आदमी है। अगर मैंने क्लेटन से किया अपना वादा तोड़ दिया तो मैं कभी भी तुम्हारा या किसी और ईमानदार व्यक्ति का सामना नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपना वादा निभाना होगा और तुम्हें मेरा बोझ उठाने में मेरी मदद करनी होगी। हालांकि आज रात के बाद हम एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। अब अन्य लोग कमरे में प्रवेश कर रहे थे और टार्ज़न छोटी खिड़की की ओर मुड़ा। लेकिन बाहर उसने कुछ भी नहीं देखा। अंदर उसने हरियाली का एक टुकड़ा देखा जो भव्य उष्णकटिबंधीय पौधों और फूलों के एक समूह से घिरा हुआ था, और ऊपर विशाल पेड़ों की लहराती पत्तियां, और सबसे ऊपर भूमध्यरेखीय आकाश का नीला रंग। हरियाली के बीचों बीच एक युवती मिट्टी के एक छोटे से टीले पर बैठी थी और उसके बगल में एक युवा दैत्य बैठा था। वे स्वादिष्ट फल खा रहे थे और एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। वे बहुत खुश थे और वे बिल्कुल अकेले थे। उनके विचारों को स्टेशन एजेंट ने तोड़ा, जो ये पूछने आया कि क्या पार्टी में टार्ज़न नाम का कोई सज्जन भी है। मैं महाशय टार्ज़न हूँ, बंदर आदमी ने कहा। यह आपके लिए बाल्टीमोर से भेजा गया एक संदेश है। ये पेरिस से भेजा गया एक केबलग्राम है। टार्ज़न ने लिफाफा लिया और उसे फाड़ दिया। संदेश डी अर्नोट का था। इसमें लिखा था, फिंगरप्रिंट्स आपको ग्रास्टॉक साबित करते हैं। बधाई हो, डानोट। जैसे ही टार्ज़न ने पढ़ना समाप्त किया, क्लेटन अंदर आया और हाथ बढ़ाकर उसकी ओर आया। यहाँ वह आदमी था जिसके पास टार्ज़न की उपाधि थी और टार्ज़न की संपत्ति थी, और वह उस महिला से शादी करने जा रहा था जिससे टार्ज़न प्यार करता था, वह महिला जो टार्ज़न से प्यार करती थी। टार्ज़न का एक भी शब्द इस आदमी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता था। इससे उसकी उपाधि, उसकी भूमि और उसके महल छिन जाएंगे, और ये जेन पोर्टर से भी उन्हें छीन लेगा। मैं कहता हूँ,
बूढ़े आदमी, क्लेटन रोया, तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, उसके लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे तुमने अफ्रीका और यहाँ हमारी जान बचाने में अपना पूरा हाथ लगा दिया था। मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ आए। हमें एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानना चाहिए। मैं अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता था और तुम्हारे आसपास की असाधारण परिस्थितियों के बारे में भी। अगर यह मेरा कोई काम है, तो तुम उस जंगल में कैसे पहुंच गए? मैं वहीं पैदा हुआ था, टार्ज़न ने धीरे से कहा। मेरी माँ एक बंदर थी, और बेशक वह मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती थी। मुझे कभी नहीं पता चला कि मेरे पिता कौन थे।